ये है एक डीप एनालिसिस नीट 2022 के पेपर का। ये एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को 6 महीने पहले भी देखेंगे एग्ज़ाम के, तो ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किस तरह के जो है बुक्स को अप्रोच करना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये मदद करता है। सेकंड थिंग, अगर आप इसको एग्ज़ाम से 3 महीने पहले देखते हैं तो ये आपको बताता है कि क्या जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं नीट 2023 का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये कि जो आपने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या सही है, क्या वो अप्रोच सही है। तो इस चीज़ में आपको मदद करेगा। अगर आप इसको 1 महीने पहले देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जो है टॉपिक्स बनाने में आसानी हो जाती है कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार उन्हीं कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आता है। अगर आप इस वीडियो को 1 दिन पहले भी देखेंगे तो भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ हम एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि क्योंकि हर साल जो है पिछले जो पेपर था, जैसे नीट 2023 में जो पेपर होगा उसमें नीट 2022 के 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ये तो हो गई क्वेश्चन की बात। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल बेस नहीं होता। एनालिटिकल इन द सेंस कि हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ते, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी ये बात बताते हैं कि जो नीट है वो एक मेडिकल नीट बहुत सारे टीचर बताते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेरिमेंट बेस इसलिए नहीं होता क्योंकि इससे हम डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर कभी भी पेशेंट के सामने जाकर ये नहीं सोचता कि इसको कहाँ से इसका ऑपरेशन करना चाहिए, कहाँ से इसकी सर्जरी करनी चाहिए। ये प्री प्रैक्टिस जो है ये अभी से सिखाई जाती है। अगर आप जेई की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ों को आपको इन्वेंट करना है, नई नई चीज़ें बनानी है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के अब हम बात करते हैं कि पेपर के एनालिसिस पर। ये जो पेपर है ये कोड R2 का पेपर है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ेगी इस एनालिसिस की, उसको समझते हैं। सबसे पहले आप अपना पेपर लीजिए, या फिर आपके पास पेपर नहीं है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसको जो है साथ में रख सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद आप जो है उन क्वेश्चन को टैग कीजिए। वहाँ पे जो है एनसीईआरटी के जो पेजेस हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वहाँ पर जाके चेकआउट कीजिए कि क्या ये चीज़ें सिमिलर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या इनमें कुछ गलतियाँ हैं, या उनको कैसे लेना चाहिए। तो ये एक बेसिक तरीका है इस एनालिसिस को प्रोडक्टिव बनाने का। सबसे पहले समझते हैं, ये न्यूक्लियस वाला चैप्टर है। नीट में न्यूक्लियस में से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी मतलब आप समझ नहीं सकते। कई सालों में आप देखेंगे PYQs में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें देखिए आप, ये क्वेश्चन एज इट इज़ तो नहीं है, लेकिन पैटर्न यही है कि इसमें डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह, रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा है। तो बिल्कुल R इजिकल्स टू R0a⁻1/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। और ये क्वेश्चन पूरा 1 मिनट भी नहीं लेता, क्योंकि अगर नीट में देखा जाता है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट से, अब तो खैर चीज़ें चेंज हो गई हैं, 200 क्वेश्चन आने लगे हैं, बट फिर भी प्रोस्पेक्टिव तो जो है उनका जो है मतलब तो यही है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन किया जाए। तो ये उससे भी कम टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। रेशियो की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.6 का। और इसमें हालांकि इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये कैसे आता है, और यहाँ पर प्रूफ करने का कुछ नहीं है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड में किस तरह से जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, और इसको एज इट इज़ लिख दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें चेंज की हुई हैं, जैसे जो है ये सेकंड वाला जो डायग्राम है, इसमें जो एक्चुअली इसमें ये है कि इसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और
जो पेपर में क्वेश्चन आया है उसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है वही पूछ लिया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है और डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ईएमआई वाला चैप्टर। इसमें भी ये एग्जाम्पल से सीधे सीधे क्वेश्चन ले लिया गया है। हालांकि इसमें कुछ डाटा में चेंज किए गए हैं और इसमें हमको जो है ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकाली हुई दी है और इसमें जो है निकालनी पड़ेगी। इसमें डिग्री वगैरह दिया हुआ है, थीटा वगैरह कुछ चीज़ें हैं, चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एलसीआर वाले इस क्वेश्चन की, तो इसमें जो है 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको मिक्स करके यहाँ पे दे रखा है। तो ऐसे आप ये भी समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चन को आप चैप्टर का नाम लिख के उनके आगे भी लिख के ले सकते हैं अगर आपके पास पेपर नहीं है अवेलेबल तो। न्यूक्लियर रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 450 पे दिया हुआ है। हालांकि पेज नंबर इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि ये जो है ये ऑनलाइन जो पीडीएफ है उनके क्रॉप है किया हुआ है, तो वो कुछ जगह चेंजेस हो सकते हैं। जैसे किसी की हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी है तो वहाँ पे पेजेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते हैं, 3-4 पेज का ही चेंज आता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस इसमें से ये जो सोडियम वो नियॉन दिया हुआ है उसको यहाँ पर एक्स दे रखा है। प्लेन एंगल की, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की, न्यूक्लियस वाला जो क्वेश्चन न्यूक्लियस चैप्टर का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। हालांकि वो फर्स्ट वाला था, वो एग्जाम्पल था, यहाँ पे ये फिर से रिपीट हो गया। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें एनसीईआरटी ने लाइंस में लिखा हुआ है कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन डायमेंशन तो होती है। तो डायमेंशन तो होती है बिल्कुल, हम रेडियन वगैरह कई सारे जो हैं चीज़ें मेंशन करते हैं। और ये है बिल्कुल मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में। हालांकि इस क्वेश्चन को यूनिट और डायमेंशन वाले जो फार्मूलाज हमको सिखाए जाते हैं उनसे भी किया जा सकता है, बट इसका ये तरीका भी अच्छा है। और कुछ जो टिपिकल जो डायमेंशन होती हैं तो वो मुझे लगता है कि याद ही करना बेटर होता है। अब ये है एनर्जी किलोवाट, इसमें बिल्कुल अपन को निकालना है कि किस तरह से एनर्जी जो है 100 किलोवाट में जूल में 1 घंटे में एनर्जी कितनी होती है। तो ये भी एकदम इजी है और ये डाटा वैसे जनरली याद ही रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। स्प्रिंग में मोर इलास्टिक कौन है, स्टील और रबड़ वाला एग्जांपल। तो ये हम स्टील, रबड़, कॉपर तीनों चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर हमको आसानी से चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। जो एक्सरसाइज है वो 9.4 का ये क्वेश्चन जो है सेकंड स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे, और ये जो रीज़न है वो भी एनसीईआरटी में पेजेस में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। पीक वैल्यू वाले क्वेश्चंस एसी में, अब एसी में 2 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे पिछली बार में हमने देखा था कि वो जो वी नॉट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमको फाइंड करनी थी, और यहाँ पे हमको जो पीक वैल्यूज़ पे क्वेश्चन आ गया है। तो ये भी जो है इजी क्वेश्चंस में ही माने जाते हैं। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमको हमेशा बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट और कंडीशन हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्योंकि अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बन ही नहीं सकती। ये इनकी जो है मेजर जो है कंडीशन है, क्योंकि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर जाती हैं उधर जो है पोटेंशियल कम होता जाता है। तो इस तरह की जो है चीज़ें तब ही कैंसिल आउट हो पाती हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है। और गिवन जो बायो सावर्ट लॉ है
उसके बारे में क्वेश्चन आया है, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में। ये पेज नंबर 143 पे आप चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली लाइंस दी हुई हैं। आप इस पैराग्राफ को पूरा पढ़िए ताकि और भी चीज़ें और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हों, क्योंकि ज़रूरी यही है कि ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन ही दोबारा रिपीट हो सकता है इसकी जो 4th लाइन है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम जो है एम्पियर्स के लॉ पे क्वेश्चन आया हुआ है। एम्पियर्स के लॉ पे ये जो है ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, हालांकि हर साल इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं किस तरह से स्ट्रेट वायर। अब ज़रूरी ये है कि जहाँ बात आती है वायर की, वहाँ पर हम सॉलिड जो है सॉलिड बेलन की बात करते हैं, क्योंकि जो खोखला है जो खोखला है वो नेचुरल नहीं है। हम जब बात करते हैं वायर की तो वहाँ पे सॉलिड की बात की जाती है, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सॉलिड सिलेंडर से ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे वायर मेंशन किया हुआ है, बल्कि सिलेंडर में ही हम जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को देखते हैं, तो वो ये कंफ्यूज करने का जो है तरीका है। अब ये पॉइंट चार्जेस पे क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी हमें पता है कि 1/r/3 होता है, 1/r³ होता है, क्योंकि बार बार डाइपोल में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और क्वेश्चन क्या, इनका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद करवाया जाता है कि ये जो है ये डायरेक्ट कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें याद ही रखना चाहिए, ताकि जो है हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएँ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में यूनिट एंड डायमेंशन में कुछ चीज़ें दी हैं, उनमें हमें बताया जाता है कि जो पावर्स होती हैं वो एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, क्योंकि उसका जो आगे का पार्ट है वही जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर में मेंशन करते हैं। और यहाँ पे ये फार्मूला, ये लाइट वाला फार्मूला कई बार डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल रे ऑप्टिक्स का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमें इसे पढ़ाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होलो कंडक्टिंग वायर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियाई, तो किस में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देखिए इसके फार्मूले से अगर बात करें, जो रेडियस है वो नीचे है, जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल कम होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगी कि मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर जो है पोटेंशियल जो है वो स्मॉलर स्फीयर पर ज़्यादा जो है धारित हो जाता है या ज़्यादा रिटेन रह पाता है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन ही है। PV = nRT हमें कई बार पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन हो गया। इस सॉफ्ट बबल जो है एक्सपांड कर जाता है, तो प्रेशर इनसाइड, तो हमें जो फ्लूइड वाला चैप्टर है वो उसमें ये फॉर्मूला NCERT में दिया हुआ है पेज नंबर 268 पे, और वहाँ पर भी हमें ये बताया जाता है कि P इनसाइड प्रेशर माइनस जो P0 है = 4S यानी S यानी टेंशन अपॉन में R, तो R अगर रेडियस जितनी कम होगी तो प्रेशर जो है चेंज उतना ही हाई हो जाएगा, और अगर रेडियस बढ़ने लगती है तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर कम हो जाएगा। एक बॉल वेलोसिटी मोशन इन द प्लेन में फिर से क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ भी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, पेज नंबर 77 पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पे जो है जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो पूरे जो प्रोजेक्टाइल है उसमें सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। चेंजेस ओनली वर्टिकल वेलोसिटी में ही देखे गए हैं। द इनिशियल टेंशन स्ट्रिंग वाला V = T/μ का रूट,
वी यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे पेज नंबर 374 पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको निकालना बहुत इजी है। अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं ये जो रोटेशन वाला क्वेश्चन है, रोटेशन में हम परेशान ज़्यादा होते हैं चैप्टर में। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते हैं, 2-4 सालों से आप एनालिसिस कीजिए, बहुत ही जो है बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो चीज़ें कंफ्यूज करने की इस चैप्टर में होती हैं वो यही है कि अगर किसी डिस्क में से किसी छोटे पार्ट को निकाल दिया तो फिर उसका जो है जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते थे, अब बहुत कम पूछे जाते हैं। और ये इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन है उन्हीं में से क्वेश्चन उठाया जाता है। अब यहाँ पे हमको घूर्णन त्रिज्या पूछी है, यानी रोटेशनल रेडियस, तो वो निकालना काफ़ी इजी है। एंड नेक्स्ट बात करें, ये है रिएक्टिक्स का क्वेश्चन। स्नेल लॉ से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है कि जो है स्नेल लॉ से हम लिखते हैं कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इसी के आगे हमें लिखते हैं कि जो है जो म्यू डेंसर अपॉन में म्यू रेयर, और वहाँ पे आगे जाके हम लिखते हैं कि जो है वेलोसिटी रेयर के ऊपर एंड वेलोसिटी जो है डेंसर के नीचे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको निकालना भी काफ़ी इजी हो जाता है। एक बॉडी मास पे तो G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पे क्वेश्चन आया है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पर, और G इज इक्वल टू F/m। इस क्वेश्चन को भी निकालना काफ़ी इजी है। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस क्वेश्चन की, तो पेज नंबर 96 और 97 पे इस क्वेश्चन के फॉर्मूले दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि ये जो ब्रीवेस्टर एंगल जो है उसकी कंडीशन को क्या ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, क्या म्यू की वैल्यू वही आ रही है। तो tan थीटा से अगर हम देखते हैं तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, म्यू भी इसमें √3 दिया हुआ है, तो वहाँ से हम एंगल निकाल लेंगे। और हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये ब्रीवेस्टर एंगल पे चला जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे कोण पे ही जाएगी, और जो अंदर जाने वाला जो प्रकाश है वो पूरा ध्रुवित हो जाएगा। बाहर निकलने वाले में हम आंशिक ध्रुवित की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में ये इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, और ये भी डायरेक्ट जो है डाटा बेस क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमें इसका ऑर्डर भी याद होता है तो इस क्वेश्चन को करना काफ़ी इजी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि नीट में इस तरह का क्वेश्चन पहली बार आया है, अगर पूछा जाता है तो इनके ऑर्डर्स पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें डाटा में पहली बार क्वेश्चन आया है, हालांकि जेईई मेंस में आ चुका है, इसलिए टीचर्स राय भी देते हैं कि जेईई मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए, लेकिन सबसे पहले नीट के PYQs पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद ही कोई सेकेंडरी चीज़ सामने आनी चाहिए। अगर हम बात करें मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक वाले इस क्वेश्चन की, तो इसमें से हल्का सा डाटा चेंज करके इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसमें हमें आयन की जो है वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, इसमें दी हुई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हम इस क्वेश्चन को B=μ0 से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। EMI का ये जो क्वेश्चन है ये भी डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज किया गया है। इसमें जो है 1000 टन्स की जगह NCERT में एग्जाम्पल में 500 टन्स हैं। तो इस तरह से 2-3 चीज़ों को चेंज करके और इसे हमें जो है ओमेगा की वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आगे भी आ चुका है, बट जो है आप चेक कर लीजिए एक बार। अब ये वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी
इसमें भी कुछ डाटास को चेंज किया गया है, लेकिन इसमें आंसर निकालने का जो तरीका है, वो कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही रहेगा। वेव ऑप्टिक्स का नीट डिराइव क्वेश्चन है, नीट डिराइव पीवाईक्यू इन द सेंस कि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करके उसको जो है दिया जाता है। इसमें हालांकि जो है फिंसेस में जो है चौड़ा हो, ये जो फिंसेस हैं वो बड़ी होंगी कि नहीं होंगी, छोटा होगा कि नहीं होगा, इसमें कुछ घुमा के चीज़ें पूछी गई हैं। हमें पता है कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फिंज कम बनती हैं, लेकिन अगर वेवलेंथ कम हो जाती है तो फिंज जो है नंबर्स में ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, बट फाइंड आउट करना सही रहता है, क्योंकि इसमें 12 और 9 दो बड़े होने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको n1 λ1 = n2 λ2 से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, बट ये है एक नीट डिराइव पीवाईक्यू में ही हम इसको मेंशन करेंगे। फिर से रोटेशन का क्वेश्चन, और इसमें भी ये कुछ डाटा को चेंज करके इन क्वेश्चन को दिया गया है। नीट में इजी करके चीज़ों को दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं 35.5, इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं इनको निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नीट में चीज़ों को इजी करके दिया जाता है। अगर किसी एग्जाम्पल में 2 पार्ट हैं तो उसमें 1 पार्ट ही दिया जाता है, या तो फर्स्ट पार्ट दे देंगे या तो सेकंड पार्ट दे देंगे। अगर जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें 4 कॉन्सेप्ट हैं, तो किसी एक कॉन्सेप्ट को उठा के क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि ये जो है डाटा इसमें हार्ड दिए हैं, लेकिन निकालना हमें यही है कि सेंटर ऑफ मास जो है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पर बस कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है, यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि ये जो है डिस्टेंस 10 kg वाले ने कवर की या 20 kg वाले ने, या जो भी है वो हमें देखना होता है, तभी क्वेश्चन में जो है गलतियाँ कम होती हैं। और ये जो है फिर से रोटेशन का क्वेश्चन आ चुका है। रोटेशन के 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर जो है नीट में 2022 में आ चुके हैं, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोटेशन चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें उलझना बहुत मुझे गलत लगता है कि उसमें उलझना नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाटा को चेंज किया गया, जैसे 2:1 हो गया, यहाँ पर 1:1:3 हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका वही लगता है कि 2 परपेंडिकुलर चले जाते हैं, और एक जो है यही माना जाता है कि वो जो है थर्ड जो जाता है वो फर्स्ट और सेकंड के परपेंडिकुलर होता है। जैसे ये एक एक्स में, एक वाई में, और तीसरा जो है जेड में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ रे ऑप्टिक्स से, आई थिंक ये रे ऑप्टिक्स का पी ऑप्टिक्स हो गया, बट कोई बात नहीं, ये भी एक नीट डिराइव क्वेश्चन है और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एटम वाले चैप्टर पर हमें केमिस्ट्री में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो है वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें दी हुई होती हैं। अब यहाँ पे हमें एनर्जी का जो है रेशो निकालना है, तो हमें ये पता चल गया कि एनसीईआरटी के चारों तरफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो है नीट के पीवाईक्यूज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर यही ध्यान देना है कि एनसीईआरटी जो है मेजर चीज़ है, मेजर जो है अगर हम कहें ब्रह्मास्त्र की बात करें तो वो एनसीईआरटी है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें उसी में से पूछी जा रही हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो गए, चाहे वो एक्सरसाइजेस हो गई, चाहे वो कोई एनसीईआरटी की कुछ डायरेक्ट लाइंस हो गई। तो यहाँ पे कुछ एनालिटिक जो है चार्ट हमारे सामने आया है, जहाँ पर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस से, एनसीईआरटी के डायरेक्ट एग्जाम्पल से, डायरेक्ट एक्सरसाइज से, डिराइव्ड एग्जाम्पल्स। तो डिराइव एग्जाम्पल वही जहाँ पे डाटा चेंज किया जाता है चीज़ों का। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस आए हैं। एनसीईआरटी के जो है पीवाईक्यूज़ जो है नीट के जो पीवाईक्यूज़ हैं, नीट के जो डिराइव पीवाईक्यूज़ हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, उनको बार बार करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नीट जो है प्रैक्टिस का एग्ज़ाम्पल है, ना कि एक्सपेरिमेंट का। तो यही बात जो है टीचर्स हमें बार बार बताते हैं। तो आप ध्यान रखिए इन चीज़ों को, मैं जो है कहीं लिख लीजिए, या फिर आप एक पेपर के साथ उसको अटैच कर लीजिए,
और एक बार आप खुद से चेकआउट कीजिए इन सब क्वेश्चंस को। और भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो आप उनको देखिए, उनको ऐड कीजिए, और ये जो है आपके जो भी टेस्ट होंगे आगे उनमें मदद करेगा आपके जो है मार्क्स को एनहांस करने में। तो थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आप आगे जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड या बायो से रिलेटेड ऐसा और वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइए, क्योंकि जो है आपका एक एक कमेंट जो है हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही कीमती है। और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आप जो भी बातें बताएं या जो भी कहें उस पे जो है मैं वीडियो बना सकूं, या जो भी आपकी मैं मदद कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। और चैनल से